हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली है क्लास 12 वालों के लिए। क्लास 12 वालों के लिए बच्चों यह बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन है आपका जो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में। वन शूट वीडियो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, फर्स्ट लेसन वन वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। वह टॉपिक बच्चों आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं इसको बनाया हूँ और उम्मीद करते हैं बच्चों इस लेसन से आप सारे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूँगा। पूरा लेसन, पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा। और बच्चों यह जो लेसन होगा यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखते हुए पढ़ाया तो सब हूँ क्लास में बच्चों, और उन बच्चों के लिए भी है जो कम समय में इस वीडियो को देखकर रिवीजन करके वही टॉपिक जो है जो एग्ज़ाम में अधिकतम मैक्सिमम पूछे जाते हैं उन्हीं को इंक्लूड किया हूँ। वैसे तो बच्चों मैं पूरा सिलेबस ख़त्म किया हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट लेसन से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जितने टॉपिक आपको बताना है, पढ़ाना है, वह सब बच्चों इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है, डाल दिया है। बिल्कुल आई होप कि आप लोग बच्चों इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों को भी बताना चाहूँगा जो बच्चों रेगुलर क्लास नहीं किए थे, उनके लिए भी है ये बच्चों, यह वीडियो आप बिल्कुल देखिएगा। रही बात बच्चों, यह वीडियो आपके परीक्षा अभी प्री बोर्ड चल रहा है, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, और बोर्ड एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट है, इसका भी आपको देखना है बच्चों। इन सब को देखते हुए मैं आपके सामने बच्चों वन शूट वीडियो जो है लेकर आया हूँ। आई होप कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से जितने क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं उन सबको मैं पढ़ूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। और बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, अब वह समय नहीं रहा। अब वह समय गया कि जब लोग बच्चे चीटिंग कर लिए, चीटिंग करके जो है पढ़ लेते थे या कोई कहीं ना कहीं से करके। अब ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो यही कहूँगा, भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और अपनी यूपी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अब जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, हो रहे हैं, उन सब को निगरानी, चाहे बोर्ड का हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों, उन सब की निगरानी उन्होंने सीसी कैमरे के द्वारा जो है सारे जितने आपके सेंटर बने होते हैं उन सब के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आप लोग करवाया जाता है एग्ज़ाम। इससे बच्चों 100% पारदर्शिता आ रही है कि एग्ज़ाम में। और बच्चों अब एक चीज़ और भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब वो वही नौकरी पाएगा बच्चों जो ईमानदारी से पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि चीटिंग करके आप कहीं से इधर उधर करके आप पढ़ के कोई नौकरी मार देंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब क्यों ये अच्छा भी है बच्चों, क्योंकि बच्चा अब जिसके पास ज्ञान होगा, जो नॉलेज रखेगा उस टॉपिक पे, वही बच्चा आगे चलकर निकलेगा। वरना ऐसे कुछ नहीं हो, टाइम पास के पढ़ रहे हैं तो आप टाइम पास के लिए ना पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। और ज्ञान बच्चों बहुत कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्लियर करिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तो आप उस टॉपिक से, उस लेसन से बच्चों आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और अपने भविष्य अपना उज्जवल बनाएंगे। बहुत दूसरी बात है बच्चों कि आप पहले क्या होता था, छोटे मोटे ऐसे होता था कि अरे ठीक है हमारे लड़का है, हमारी लड़की की तरह देख लीजिएगा ऐसा। अब किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं रहती है बच्चों कि सीसी कैमरा चल रहा होता है, फुटेज चल रहा होता है, गाड़ी चल रही होती, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा होता है, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि जी क्लास में जाकर कुछ भी जो है गलत हरकत या गलत इस तरह से जो है अनुचित साधन का प्रयोग कर पाते होंगे बच्चों। यह बच्चों उन सबके लिए भी लागू होता है जो बच्चे कहते हैं ना गरीब दुखिया, इस सब चीज़ के बच्चे में पढ़ नहीं पाया, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। मैं आपको बताना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से बच्चों कि गरीब होना ये आपकी किस्मत में था, लेकिन गरीब ही मर जाना ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है बच्चों। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो है आप पढ़ें, ऐसे तमाम यूपी गवर्नमेंट या भारत सरकार जो है बच्चों शिक्षाएं जो है निःशुल्क कर दिए हैं, किताब भी मिल रहे हैं, सब चीज़ भी मिल रहा है बच्चों। लेकिन आप लोग पढ़ने में कहीं ना कहीं जो है लापरवाही करते हैं, ईमानदारी से आप पढ़ते नहीं। बस ईमानदारी से आप पढ़िए, 100% आप जॉब लेकर ही जाएंगे आप। तो इतना मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा बच्चों कि आज जो लेक्चर है, जो लेसन पढ़ा रहा हूँ पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला लेसन है। और दूसरी बात बच्चों, इसमें इस चीज़ में जितना इसमें आपके क्वेश्चन से पूरा वन शॉट वीडियो है, पूरा इस वीडियो पूरा एक लेसन में ख़त्म कर रहा हूँ उसका पूरा, जो वही टॉपिक वैसे पढ़ाऊँगा पूरा ही
पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंस दृष्टिकोण से है या आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है बच्चों, उसी को मैं जो है इसको टच किया हूँ और 100% आप में इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है लाभ होगा ही होगा। और बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रही बात मेरा सिद्धांत है पढ़ने और पढ़ाने में, मेरा सिद्धांत है बच्चों, जैसे कि कोई कह देता है कि भाई साहब सर जी आप मेरा इसको देखिएगा, मेरा रिलेशन में है, मेरा इसका है, तो यार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप कह रहे हैं मैं उनको देखिए, उसके लड़के की देखिए, उसको लड़के उसके बच्चे को देखिए, ये मेरे रिलेटिव हैं, मेरे संबंधी हैं, ऐसा कुछ है। तो बच्चे जो मेरे माध्यम से आए, जो हम पर विश्वास करके वो बच्चा आया है, तो क्या मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करूं? ऐसा नहीं करूंगा मैं अपने सिद्धांत में ऐसा नहीं करता हूं। मैं अपने कॉलेज, मैं अपने लेक्चर में, अपने क्लास में, मैं सारे बच्चे हमारे लिए समान हैं, चाहे किसी एक टीचर का बच्चा हो, चाहे एक गरीब का बच्चा हो। अगर मेरा जैसे एक टीचर्स का बच्चा है, जिसे कोई रिलेशन वाले बच्चे रहते हैं, उसी प्रकार से मेरा बच्चा वो भी है जो हमारे भरोसे से आया, अक्सर के भरोसे से आए हैं, कि वैसा मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, न अपने सिद्धांत के साथ मैं अटल हूँ, तो अटल ही रहूँगा। तो ये मेरा सिद्धांत है पढ़ने और पढ़ाने का। जितना मैं लेबर मैं उस बच्चे का करूंगा जो बता रहे हैं मेरा रिलेशन का ऐसा है वैसा, मैं उतना ही लेबर बच्चा एक अननोन बच्चे के प्रति करूंगा जिसका कोई संबंध नहीं है किसी प्रकार से, सिर्फ वो टीचर्स के भरोसे आया है बच्चों। क्योंकि टीचर्स बच्चा ये होता क्या है कि माँ बाप के बाद यदि बच्चे का जो है परवरिश हुआ है तो आपके टीचर और गुरु जी के ही द्वारा अच्छा हुआ है, तभी उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, वरना उज्जवल नहीं होगा। ये अटल सत्य है। दूसरी बात बच्चों कि हॉनेस्ट से, ईमानदारी से पढ़िए। वह समय गया कि जब आप चीटिंग कर ऐसा कुछ कर आके आप पास हो जाते थे और नौकरी ले लेते थे, ऐसा कुछ अब नहीं रहा। मैं फिर आपको दोहराता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, भारत सरकार को और यूपी गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छी पॉलिसी को लेकर जो सारे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीसी कैमरा फुटेज के द्वारा कराते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात बच्चों ये भी कहना चाहता हूं कि अब जो हॉनेस्ट से पढ़ेगा, हॉनेस्टी से पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, वही जॉब पाएगा, वही सफल आदमी बन पाएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए बच्चों अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने लेसन पे आते हैं। यह बच्चों देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यह फ्लावरिंग प्लांट का है। मैं आपको बता दूं, क्लास में भी इसको पूरी तरह से डिस्कस मैं कर चुका हूं, बता भी चुका हूं बच्चों। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, अब बिल्कुल घबराइएगा ना, एकदम कंटिन्यू आप सब कुछ बच्चों। मैंने इतना, आप साल भर ने आप लोगों ने थोड़ी बहुत बदमाशियाँ किए होंगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, उसको आप अवॉइड कर लीजिए बच्चों। 1 महीना सर झुका कर आप पढ़ लो बाबू, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं के लिए है जो आगे आपकी जो है प्रोग्रेस को देखता है, ऐसा नहीं कोई कुछ मिलेगा। दूसरी बात बच्चों ये भी है कि जो आप बाहर थे, नहीं आ रहे थे क्लास में, बदमाशियाँ कर रहे थे, उन सबको लिए बताना चाहूँगा बच्चों कि बिल्कुल आप सारी बदमाशियों को छोड़ते हुए, इग्नोर करते हुए बच्चा 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत सीरियस होकर आप पूरी पढ़ाई कर लें बच्चे, आप निकल जाइए और आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड के लिए, एग्ज़ाम के लिए, आने वाले समय में जितने आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उन सब के लिए बच्चों। अब आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, बताते हुए, बस सीधे। हाँ रही बात बच्चों कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है जरूर, लेकिन कंटेंट इतने में बनाने में और इतने इसको जो है बहुत ही तरह तरह की कॉपियों से जो है इसको कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है बच्चों। इस पर थोड़ा आप धैर्य रखा करिएगा, ज़रूर वीडियो बनता ही रहेगा, बनाता ही रहूँगा और पढ़ाता ही रहूँगा ऐसे बच्चों। मेरी हॉबी यही है कि पढ़ना और पढ़ाना मेरी हॉबी ही है बच्चों, तो मैं क्या कर, लेकिन हाँ थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, व्यस्तता रहती है, परेशान ना होया करिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जैसे भी कमेंट आप बेल आइकन को दबाइएगा, जैसे वीडियो बनेगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा बच्चों। आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला लेसन आपका क्लास 12 का पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताता हूँ। यह बच्चों फ्लावरिंग प्लांट में, पुष्पी पौधों में, पुष्प यानी फूल के बारे में, फूल के बारे में। तो बच्चों एक बात बताना चाहूँगा आपको, अगर पुष्प और फूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आसपास आप सभी देखे होंगे, आसपास आप सब देखते होंगे एक फ्लावर के बारे में, चाहे जो फ्लावर चाहे गुड़हल का हो, चाहे कमल, गुलाब का हो, कनेल का हो, ये सब तमाम तरह के पुष्प होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सब कुछ ना जाते हो, ये गुड़हल का फूल को आप इमेजिन करिए ज़रा। आप आसपास आपके पास गुड़हल ज़रूर होगा, अपने हमारे विद्यालय कैंपस में गुड़हल लगे हैं, उस फूल के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, बताता भी हूँ सभी को। अगर फूल खिले रहते हैं तो मैं बच्चों को बताता हूँ भैया आप लोग लेकर आइए बच्चा, मैं आपको एकदम एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल एक आप उसके पूरी डिस्कशन कर दूँगा, TS ट्रांसफर सेक्शंस काट के आपको जो है एक्सप्लेनेशन करता हूँ, बताता भी रहता हूँ बच्चों।
और दूसरी बात बच्चों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, मैं वह चीज़ नहीं करने आया हूँ कि काश शब्द नहीं जोड़ने आया हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो होता है कि यार अरे अगर मेरी हिंदी मेरा इंग्लिश से सर पढ़ाए होते तो आज मेरी इंग्लिश और हिंदी सही हुआ होता। ऐसा नहीं है बच्चों, आप लोग अभी बच्चे ही रहेंगे, हाइयर जाएंगे, पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने टीचर्स को मॉनिटरिंग कर लेते हैं, आप लोग आकलन कर लेते हैं कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना नॉलेज है, कितना कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, सभी लोग आप लोग मॉनिटरिंग कर लेते हैं बच्चों। जैसे आप बीए बीएससी करने आते हैं, कंपटीशन में जाते हैं बच्चों, वहीं आपकी कमजोरियों का एहसास होता है कि काश पिछले क्लास में 9-10 में या 8-9-10 में वो लोग या 12th 10th में वह टीचर आज हमें पढ़ाए होते तो आज मेरा सब्जेक्ट वीक नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, बायोलॉजी में वह टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक बचेगा नहीं जिसको मैं इसको टच ना करूँ और पूरा एक्सप्लेनेशन आपको निचोड़ ना दे दूँ। यह आपके एग्ज़ाम के तरह पे, स्पेशली आपके नीट के एग्ज़ाम के जो आप बायोलॉजी वाले हैं, डॉक्टर्स बनने की चाह रखते होंगे उनके लिए भी, और जितने एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव देते हैं विज्ञान के बायोलॉजी से रिलेटेड जितना आते रहते हैं सब मैं इंक्लूड करता हूं बच्चा। यह शब्द मैं आपके सामने नहीं करवाना चाहता हूं कि साइलेंसर रहें और यह चीज़ उन्होंने नहीं पढ़ाई इसलिए मेरी कमज़ोर है। मैं 100% पढ़ा कर जाऊँगा बच्चों, पूरा टॉपिक काश शब्द वाला मैं अपनी लाइफ में जोड़ूंगा नहीं। दूसरी बात, ठीक है, अब आते हैं अपनी टॉपिक पे बच्चों कि फूल आप गुड़हल का देखे होंगे, ठीक है, गुड़हल का देखे होंगे तो गुड़हल का फूल देखने के बाद आप लोगों के मन में होना भी चाहिए यार ये हरा क्यों है, इसमें कितने चक्र हैं, कितनी लेयर है, उसके ऊपर देखिए गुड़हल के ऊपर बने फिर रहते हैं तमाम तरह के, वो सब कभी सोचें, डिस्कस किए हैं, सब क्लास वाले बच्चे सब जान रहे हैं, सबको एक फूल देकर आप लोगों को जो है बताया भी गया था जो है ना। तो अब आपको जानते हैं पुष्प क्या होता है, पुष्प का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, कि नर कौन होता है, पुष्प कौन होते हैं, मादा कौन होते हैं, और पुष्प में भाग कितने होते हैं, ये सब पूरा डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। तो चलिए आप पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। क्या है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये मैंने एक फ्लावर लिया है, इसका गुड़हल का आप ले लीजिए, गुड़हल का लेंगे। गुड़हल का मैंने ट्रांसफर सेक्शन लंबवत काट करके इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हूँ कि आखिर ये है क्या बच्चों, इसके बारे में पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका डिफिनीशन देख ले, पुष्प की संरचना के बारे में, फ्लावरिंग। यह बच्चा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लॉन्ग में आ सकता है बच्चों, इसको विशेष तौर पर देखिएगा, फिगर जरूर बनाया करिए, फिगर से ही आपका इंप्रूवमेंट होता है। मैक्सिमम मार्क पाने के फिगर से ही इंप्रूवमेंट होता है। थियरी सभी लिखे रहते हैं लेकिन फिगर जो बनाए रहते हैं उनमें कला होती है, फिगर बनाने में जो बच्चे वाकई में इंटरेस्टेड रहते हैं उनकी फिगर बनाने की कला बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो आइए देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प क्या होता है, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। पुष्प क्या है, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है, जननांग अंग होता है, जो बीज उत्पादन में के लिए उत्तरदायी होता है। यह एक प्रकार का रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प का 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र, पुष्प का 4 चक्र होते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, यही एक लाइन अंडरलाइन करना, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। प्रजनन अंग मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शंस होते हैं, मेल फीमेल का रिप्रोडक्शन प्रजनन अंग होता है, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग होता है। और पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कितने चक्र, 4 चक्र होते हैं। पहला कौन सा चक्र होता है आपका, बाह्य दलपुंज, और दूसरा दलपुंज, और तीसरा पुमंग, और चौथा क्या है, जायांग। वाह्य दलपुंज को कैलिक्स कहते हैं। देखो बच्चों, वाह्य दल, देखो अभी आप देखिएगा, यह सब चीज़ें आप ये जो बनाया हूँ फिगर आपका पुष्प की लंबवत का टीएस काट फ्लावर की है, ये पूरा स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखिए और आप लोग एक गुड़हल का फूल जरूर ले लिए करिएगा, ध्यान से लीजिएगा और मेरा वीडियो देखते रहिएगा। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसकी लेयर को देखते जाइएगा, वैसे लेयर को तोड़ते जाइएगा, एक एक चक्र को तोड़ते जाइए और उसके बारे में पढ़ते जाइए। देखिएगा बच्चों, पूरा फ्लावर आपका डिस्कस एकदम पूरी तरह से आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कभी भी कोई कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। पहला। दूसरा बच्चों देखो, पहले बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, देखो पहला। दूसरी ये देखिए डंठल होती है, फिलामेंट, पेडिशिल बोलते हैं, और उसके बीच में देखो जैसे बनाया काले वाला, ये देखो ग्रीन कलर के होगा, हरे रंग का होगा, और ये चीज बीच में एक थैलमस होता है, पुष्पमासन थैलमस होगा। ये जो काले कलर की ऐसे मैंने बनाया है एक चित्र का ऐसे वाला, इसको बोलते हैं सेपल या कैलिक्स,
कैलिक्स या सेपल, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। यह पुष्प जो हरे रंग का हो, यह पुष्प क्या होता है जो हरे रंग का होगा कैलिक्स, ये क्या होगा, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह कलिका अवस्था में रक्षा प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पुष्प का पहला चक्र कौन होता है, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज होता है जब जो हरे रंग का होता है। देखिए आप जब पुष्प खिला नहीं रहता, कली के रूप में रहता है, तो उसको चारों तरफ से जो है कवर्ड किए रहता है। यही कौन सा, बाह्य दलपुंज, ये हरे रंग। यह कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट किए हुए रहता है, बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। कौन, कैलिक्स काम करता है। दूसरा क्या है आपका, कोरोला या दलपुंज। ये आपका कोरोला या दलपुंज, पेटल, ये वाले पेटल, कैलिक्स या कोरोला। आप इसको जो है दलपुंज को कोरोला, यह क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा भाग या दूसरा चक्र होता है। यह रंगीन होते हैं और परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं। दलपुंज बच्चों बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। दलपुंज क्या होता है, कोरोला क्या होता है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दूसरी बात, यह रंगीन होता है। रंगीन होता है। रंगीन क्यों होता है, सबसे बड़ी बात है। क्लास में मैं आप लोगों को बताया भी हूँ बच्चों, जो अट्रैक्शन करते हैं, जो सजते समझते रहते हैं, आप देखिएगा फिर जो भी देखिए शादी ब्याह में, अरे यार बहुत सारे आप लोग समझ रहे हैं। होता क्या है, देखो जो यह कोरोला जो पुष्प का दूसरा भाग होता है, यह रंगीन होता है। रंगीन क्यों होता है, यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है परागण के लिए। परागण के लिए रंगीन होगा, सुगंधित होगा, तभी तो कीट उसके तरफ आकर्षित होंगे, है कि नहीं है। तो आप देखिए दूसरी प्रकार से देखिए बच्चा, वैसे ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे कभी। और क्लास में बताया भी हूँ बच्चों, क्या रंगीन क्यों होते हैं कोरोला, लाल पीयर क्यों होते हैं, क्यों, कीटों और भौरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्यों, परागण के लिए कोरोला। ठीक है, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद तीसरा क्या हो गया, पुमंग या एंड्रूसियम। यह क्या होता है, यह पुरुष या पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का नर जनांग होता। एग्जाम्पल बहुविकल्पी में यही पूछा जाएगा बच्चों। अगर पूछा गया ऑब्जेक्टिव में एंड्रूसियम पुष्प का कौन सा भाग होता है, तो सबसे पहले बोलिएगा बच्चा यह नर भाग, यह नर जनांग होता है पुष्प का। एंड्रूसियम पुष्प का क्या होता है, एंड्रूसियम पुष्प का नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही 2019 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में बच्चा कि एंड्रोसियम पुष्प का कौन सा भाग होता है, तो नर जननांग होता है, पूछा गया था बच्चा। बिल्कुल आप इसको अंडरलाइन करके याद रखेंगे। और दूसरा, चौथा क्या है, जायांग। जायांग क्या होता है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह क्या करता है, यह पुष्प का मादा जननांग होता है, गाइनेसियम। दो दिखा इसमें, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर में और फूल के स्ट्रक्चर में बच्चों दो क्वेश्चंस याद रखना हमेशा, बहुविकल्पी के रूप में दो क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा, आता ही आता रहता है। पहला कि क्या एंड्रूसियम पुष्प का कौन सा भाग, तो नर जननांग एंड्रूसियम, सीधी सी ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, गाइनेसियम पुष्प का कौन सा, तो यह पुष्प का मादा जननांग होता है, कौन, गाइनेसियम। ठीक है बच्चा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसकी क्लास करवा रहे हैं आप। स्क्रीनशॉट, टेक एन स्क्रीनशॉट, उसके बाद में क्लास करवा रहा हूं। अब बच्चों जननांगों के आधार पर पुरुष को दो प्रकार होते हैं। जननांगों के आधार पर, जनन अंगों के आधार पर पुष्प के दो भाग होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक होगा एक लिंगी और दूसरा होगा उभयलिंगी या द्विलिंगी। एक लिंगी कैसे कहते हैं बच्चों, एक लिंगी नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें एक, जैसे नर तथा मादा दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, पपीता या तरबूज, जैसे क्या हो गया, पपीता या तरबूज। जिसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से केवल एक जननांग उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अर्थात जिसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। दूसरा क्या होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी, जिसमें नर तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। जैसे सरसों या गुड़हल आदि में।
नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बच्चों आपका, पुष्प की नर जननांग या परागकोश की संरचना के बारे में। पुष्प का नर जननांग और परागकोश की संरचना के बारे में, एंडोशियम। इसमें आप देखेंगे क्या कि ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं आपका, ये एंथर है पुंकेसर का। इसमें आप देखिए एक लोब या दो लोब पाए गए हैं इसका। इसमें देखिए परागकोश में क्या, प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन या विकास होता है। और दूसरा क्या है इसका टॉपिक, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में दो पालियां होती हैं, दिखाई देती हैं। तीसरा, प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। इसका जब एंथर का होगा, एंथर आप लिखेंगे, एंथर के दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, एक ए लोब और दूसरा ये दूसरा लोब, ए वाला लोब, ये लोब। लेकिन इसको जब ट्रांसपोर्ट सेक्शन इसको काटा गया है, जिसको एंथर को ऊपर से इसे काट दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एंथर हुआ है, मान लीजिए कि एंथर है, एंथर को जब ब्लेड से काटा जाए, ऐसे इसको काट दिया जाए, ब्लेड से ऐसे इसको काट दिया जाए, उसके बाद जब देख रहे हैं तो इसमें 4 लोब्स दिखाई दे रहा है। कितने लोब? 4। यह एग्जाम में बहुविकल्पी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट एग्जाम में यह पूछा गया है, इसका नीट एग्जाम में ये चीज़ कितनी, ये परागकोश एंथर में कितने लोब्स होते हैं, जो है 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से देखिए, ये चीज़ हो गया। और दूसरे ए परागकण, ये पॉलन ग्रेन है, ये क्या है, परागकण। यही परागकण जो है जमीन पर परिपक्व अवस्था में गिर जाता है और न्यू प्लांट का जो है जर्मिनेशन हो जाता है। ये इसमें 4, 1 2 3 4 लोग। इसके बीच जो ये चीज़ें हैं एक दूसरे से जो कनेक्ट रहती हैं, कौन से संयोजी ऊतक होता है, एक दूसरे के संयोजी ऊतक से ये डिवाइड होते हैं। और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में जो रहता है, पॉलन सेक में ही पॉलन ग्रेन रहता है, परागकोश में ही क्या रहता है, परागकण रहता है। अब परागकण जब परिपक्व हो जाता है तो यही जो है पॉलन ग्रेन जो है फटकर जो है परागकोश फटकर जमीन पर गिरने लगता है और न्यू प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है। इसमें इसका बच्चा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। यह बच्चों यह दो फिगर जो है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले में से जो है, इसमें ओनली फिगर बनाने के आता है, जो है 2 से 3 नंबर के लिए आएगा, या तो लॉन्ग में आएगा 4 नंबर के लिए आएगा बच्चों। यह फिगर दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब परागकोश की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक, इसमें परागकोश कि क्या हो, देखो पराग, ये अगर दो ये वाला आप पार्ट देख लीजिए और दूसरा फिगर है आपका ये बी वाला, आप इसमें देखेंगे ए और बी का अगर क्वेश्चंस पूछा गया, आप लोग बच्चों करते क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक तरह से आप जो है बार बार से सरसरी निगाह से आप क्वेश्चंस पेपर पे पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं, सीरियस होकर क्वेश्चंस पेपर 1 या 2 बार पढ़ा करिए। नहीं तो होता क्या है बच्चों, आपका आता हुआ क्वेश्चंस जो है आप जो है नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप हड़बड़ी में से पढ़ लेते हैं। तो सीरियस होकर क्वेश्चंस पे जो है पढ़ा करिए बच्चों। इसमें एक परिपक्व परागकोश, एक अपरिपक्व परागकोश, मेच्योर एंड अमेच्योर में। मेच्योर में अपरिपक्व परागकोश में बच्चा ये वाला फिगर आपका बनेगा, ये वाला अपरिपक्व परागकोश में। ध्यान देना, फिगर जरूर बना लेना इसका। दोनों इंपॉर्टेंट फिगर है जो है, दोनों इंपॉर्टेंट फिगर है, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है फिगर। अगर अपरिपक्व परागकोश की संरचना पूछी गई टीएस काट अनुप्रस्थ काट का, तो बच्चा ये वाला बनाइएगा। उसमें बताए थे 4 लोब्स होते हैं जो है एंथर का, जब उसको काटा गया अनुप्रस्थ काट 4 लोब्स नीट में एग्जाम में पूछा गया है। एंथर के जो है कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं, 2 पालियां होती हैं। और इसमें देखें बच्चों, देखो ये आपका ये बीच वाला वेस्कुलर बंडल है आपका, ठीक है। उसके ऊपरी लेयर जो काले कलर कैसे बनाया हूँ चारों तरफ गोल गोल करके, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। मिडिल वाला जो ब्लू वाला करके इसके बोलते हैं मिडिल लेयर। और इसके बाद तीसरे वाले के बोलते हैं टेपिटम। यह टेपिटम बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में बच्चों। टेपिटम क्या होता है, यह अपरिपक्व परागकोश में पाए जाने वाला जो है होता है, इसमें क्या बोलते हैं, टेपिटम होता है। दूसरा आपका जो है इसमें लिखा गया जो बीच वाला नीचे वाले में है, इसमें एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एमएमसी को, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उसके बाद जो इसके जस्ट नीचे पाया गया है एंथर वाल, परागकोश की लेयर पाई जाएगी। ये अपरिपक्व का
परागकोश का स्ट्रक्चर है बच्चा। अब दूसरा जो पूछा जाएगा, मेच्योर में परिपक्व परागकोश की संरचना बनाइए, तो परिपक्व परागकोश की संरचना ये वाली है बच्चे। तो आप इसको देखिएगा परिपक्व वाली परागकोश की संरचना के बारे में। इसमें आप ये देखिएगा कि इसकी जो लेयर होती है, आप देख रहे हैं पोलन ग्रेन ऊपर वाला एपिडर्मिस, ये आपका वेस्कुलर बंडल आपका हो गया। आप ये आज देखिए, आपका ये पोलन ग्रेन है। परिपक्व में होता क्या है, परागकोश में ही परागकण होता है, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। जब परागकोश पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, वो फट जाता है, तो उसमें जो परागकण हैं वह परागकण जमीन पर, देखिए जमीन पर जो है पोलन ग्रेन परागकण जमीन पर गिरने लगते हैं। जब गिर जाते हैं जमीन पर, तो इसी पर जो है आपका न्यू प्लांट का जर्मिनेशन हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है परिपक्व में। और अपरिपक्व वाला फिगर आपका ये है बच्चा। तो दोनों फिगर में आप अंतर जरूर देख लीजिए, दोनों फिगर आप कंफ्यूज मत होया करिए कि अपरिपक्व कौन है परिपक्व कौन है। परिपक्व में पोलन ग्रेन बनेगा, जो नीचे आपका देखिए नीचे गिरेगा, मेच्योर होकर जो है न्यू प्लांट का जर्मिनेशन करेगा, प्लांट बनाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये परिपक्व वाला है बच्चों, इसमें एक वेस्कुलर बंडल, उसके बाद आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इन द मिडिल लेयर जो आपका टेपिटम के जस्ट ऊपर बना है ब्लू कलर का। और उसके बाद जब इसके जस्ट टेपिटम के जस्ट नीचे आपका एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपका, और माइक्रोस्पोर मदर सेल के जस्ट नीचे आपका एंथर वाल जो कोशिका भित्ति बनी हुई है बच्चे। इसका फिगर जरूर से जरूर ड्रा कर लीजिए, ओनली फिगर बनाने का आता है, 4 नंबर का आता है। इसको राइट डाउन करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर बनाइए, क्लास करवा रहे हैं आपकी। अब बच्चों लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरोजिनस, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरोजिनस के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉन्ग में पूछे जाते हैं 5 नंबर के लघु बीजाणुधानी। इसका एक क्वेश्चंस आता है, इसको आप लिखिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस एक आता है। क्वेश्चंस आपके नीट में पूछा गया कई बार, और बहुविकल्पी में इसका बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं 2 या 3 बार। इसके बाद उसका एक क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरोजिनस क्या होता है, यह क्रिया पहला, इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है। इस क्रिया में लघु बीजाणुधानी में परागकोश जिसमें परागकण होता है, जिसमें परागकण होते हैं, परागकोश में ही परागकण होते हैं। इस क्रिया में परागकोश तथा परागकणों का डेवलपमेंट होता है, क्या होता है, विकास होता है या परिवर्धन होता है। दूसरा क्या होगा, प्रत्येक कोशिका पेरिक्लिनिकल डिवीजन की सहायता से विभाजित होकर बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्ति कोशिका तथा भीतर की ओर एक प्राथमिक माइक्रोस्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती है। तीसरा टेपिटम, इसको अंडरलाइन करेंगे, टेपिटम परागकोश की एक कोशिकी अंतःभित्ति है। ये टेपिटम वाला अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही क्वेश्चंस 1 नंबर सीधा क्वेश्चन पूछा, टेपिटम क्या है, तो टेपिटम परागकोश की एक कोशिकी अंतःभित्ति है, अंतः इंटरनल लेयर है। चौथा है परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्रकोशिकी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। इसमें प्राथमिक परागकोश या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स में क्या होगा, ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से 2 या 3 विभाजनों की सहायता से विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित अर्थात जो है 2n होती हैं। यह कोशिकाएं द्विगुणित अर्थात या कितना होती है, 2n होती है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूँ आपका कि आता है न्यूमेरिकल टाइप इसमें क्या होता है। इसको पहले 2n, द्विगुणित का क्या मतलब होता है, 2n, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको राइट डाउन करिए, तब तक उसको मैं करवा रहा हूँ आपको। जैसे बच्चों ये क्वेश्चंस पूछा गया, इसके मात्र कोशिका द्विगुणित, यानी मात्र कोशिका मदर सेल क्या हो गया आपका जो है द्विगुणित, अर्थात क्या होता है, 2n होता है। तो 2n होता है, तो 2n का मतलब क्या हुआ, 2n का मतलब क्या होगा बच्चों, इसको जरा देखते हैं। 2n मतलब
2n अगर है द्विगुणित है, कोई कोश क्या मात्र कोश क्या द्विगुणित है, तो उसका अगर डिवाइड किया जाएगा, इसको जो है अलग किएगा, 2n इसका हुआ क्रॉस का। अब दोनों 2n एक n और एक n ये दोनों क्या हो गए, आपस में अलग हो गए। इसका क्या हो गया, 1 MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोसिस मदर सेल। एक माइक्रोस्पोरोसिस मदर सेल से कितने सेल बने, 4, 1 2 3 और 4, कितने सेल्स बने हैं, 4 बने हैं। इसका द्विगुणित, उसमें मात्र कोश के द्विगुणित विभाजन के अंतर्गत। तो बच्चों एक क्वेश्चन बना क्या कि जैसे क्वेश्चन देखा जाए 400 परागकणों को बनाने के लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 400 परागकणों को बनाने के लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते क्या हैं बच्चों, देखो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक माइक्रोस्पोरोसिस मदर सेल में, मतलब एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मदर सेल में कितने होते हैं, 4 होती हैं, 4 सेल होती है, देख ही रहे हैं आप, 4 सेल होती है। इसलिए कितना है आपका 400 का क्या हो जाएगा, 400 भागे कितना हो गया आपका 4, तो क्या हो गया 4 एकम 4, 4 दहिए 40 यानी 10, कितना हो गया 10। तो कितना आ गया आपका 10 लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। लघु बीजाणुधानी 400, 4 एकम 4 यानी 400 लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। इसका यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि दूसरा क्वेश्चन अगर कर दिया जाए, ये आपका सलूशन होगा। एक माइक्रोस्पोर, जैसे 400 परागकणों को बनाने के लिए कितने लघु बीजाणुधानी की आवश्यकता, जो कि हम जानते क्या है, एक माइक्रोस्पोर 1 जो है MMC बराबर कितना होता है, 1 MMC बराबर होता है 4 सेल के। एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मदर सेल कितने को होती है, 4 सेल के। तो 400 है, तो 400 डिवाइडेड बाई 4 कितना आपका 4 है ही है, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 यानी 100 लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार यदि कर दिया जाए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन आपका अगर जैसे 200 के लिए आप निकालेंगे, तो जैसे 1 का होता है क्या, 1 का हो गया है आपका 4 और 200 को हो जाएगा क्या आपका 200 भागे कितना हो गया 4 एकम 4, 4 पंचे 20 यानी 50 लघु बीजाणुधानी की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पर 200 कर दिया जाए, 200 परागकणों को बनाने के लिए कितने बीजाणुधानी की आवश्यकता होगी, 50 की होगी। और जो है यदि 400 परागकणों की बनाने के लिए कितने लघु बीजाणुधानी की आवश्यकता होगी, 100 की होगी बच्चा। ये आपका आंसर। इसका आप क्वेश्चंस जरूर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो इसको जरूर आप राइट डाउन करिए, क्लास करवा रहे हैं आपकी। ये बच्चों लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n माइक्रोस्पोर मदर सेल का फिगर है। यह एग्जाम में 2 से 3 बार आए हुए हैं। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि अगर फिगर आया तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का माइक्रोस्पोर मदर सेल का 2n का यही वाला फिगर आपको ड्रा करना होगा। इसको फिगर जरूर बना लीजिएगा बच्चे, इसमें फिगर इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल देख ही रहे हैं आप, जो है किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ से। और फाइनली आपका जो है टेट्राहेड्रल कितना प्राप्त हो रहे हैं, 4 सेल आपका प्राप्त होंगे, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ए का देख लिया जाए और चाहे बी का देख लिया जाए, 4 टेट्राहेड्रल सेल प्राप्त हो रहे हैं। इसका आप जरूर फिगर बना लीजिएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। लघु बीजाणु या नर मुकोद्भिद गैमेटोफाइट का, मेल गैमेटोफाइट या नर लघु बीजाणु का एक्सप्लेनेशन बच्चे। इसमें देखिए लघु बीजाणु परागकण या
लग बीजांड या परागकण नर युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है जो सामान्यतः एक कोशिकी अगुणित गोलाकार या अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्ति से ढकी हुई संरचना होती है। ये इसका फिगर है बच्चों, इसका फिगर जरूर बना लीजिएगा ये इसका, ठीक है। जिस हिसाब से बनाया ये किताब में भी थोड़ा सा टफ है और सीरीज में भी थोड़ा सा टफ है। तो एग्जाम्पल जो है इसका फिगर जो है बहुत ईजी वे में बनाया है, इसका जरूर बना लीजिएगा। इसकी जो है अंदर की परत जो है ये बता आपकी नली केंद्रक है, और दूसरी वाली इसका जो है पराग नलिका की कोशिका हो गई, और ये जनन कोशिका, जनन छिद्र और अंतःचोल यानी इंटरनल एक्साइन बाय एक्सटर्नल आपकी एक्साइन, और क्या आपकी वैकोलिया रिक्तिका हो गई। इसका सिंपल सा फिगर यही है आपका आएगा नर युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट का फिगर के बारे में, ठीक है। पुष्प का मादा जननांग या जायांग या गायनेसियम के बारे में, गायनेसियम के ये आपका फिगर में बनाया हूँ। इसका ऊपर का हो गया आपका स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, बीच वाला आपका स्टाइल या वर्तिका, और उसके बाद बीच बीच में आपका पाई जाए इसको बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। स्टिग्मा या गायनेसियम के बारे में, पुष्प का मादा जननांग या गायनेसियम के बारे में, इसे क्या कहते हैं, यह पुष्प मादा का या पुष्प का मादा प्रजनन अंग भी कहा जाता है, जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होगा, एक स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है, यह फूल का ऊपरी भाग होता है जहाँ पर परागकण चिपकते हैं, ये वाले पर जहाँ पर ये क्या करते हैं परागकण आकर चिपकते हैं। दूसरा क्या वर्तिका या स्टाइल, यह स्टाइल यह क्या होता है, यह अंडाशय तथा वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली नली होती है। तीसरा क्या है अंडाशय, बीच में ओवरी, इसमें बीजांड पाए जाते हैं जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। वर्तिका क्या हो गई आपकी, वर्तिकाग्र क्या हो गया, वर्तिकाग्र क्या जिसमें परागकण आकर ये चिपकता है, इसे क्या कहते हैं वर्तिका या स्टिग्मा कहते हैं। और दूसरा क्या है स्टाइल, स्टाइल क्या करता है कि जहाँ पर वर्तिकाग्र और ओवरी को, वर्तिकाग्र और ओवरी को जोड़ने वाली नलिका का काम करती है। क्या स्टाइल वर्तिका करती है, और ओवरी क्या होती है, ओवरी बच्चों क्या होती है, यह अंडाशय तथा वर्तिका को इसमें बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है। इसका भी आप फिगर जरूर बना लीजिए और इतने पॉइंट्स आप इसको लिख लीजिए। बच्चों इसमें अब जो टॉपिक है बीजांड की संरचना, यह इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो यही है बीजांड का। इसको आप 100% आप इम्पोर्टेंट लगाइए और यहाँ से पढ़ना इसको ज़रूर याद करिएगा। इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है बच्चा, इसको 100% इम्पोर्टेंट लगाइए। ये फिगर के साथ एक्सप्लेनेशन करना है बीजांड का। आप बताइए बीजांड में, इसमें अभी जस्ट आप इसका जो है फीमेल गायनेसियम पढ़े हैं, उसमें स्टिग्मा हो गया, ऊपर स्टाइल हो गई और बीच में क्या हो गया था अंडाशय हो गया, जो आपकी पिछले क्लास में हम पढ़े। अभी जस्ट इसके बाद पढ़ ही रहे थे उसको, क्या कि उसमें जो गायनेसियम का फिगर बनाए थे, गायनेसियम के फिगर में वर्तिका स्टिग्मा ऊपर, स्टाइल बीच में और ओवरी और अंडाशय क्या था बीच में था। और वर्तिका क्या करता था, जहाँ पर परागकण आकर चिपकते थे, और स्टाइल क्या काम करता था, जो अंडाशय और स्टिग्मा को जोड़ने वाली नली का काम करता है, और अंडाशय में क्या होता है बीज होता है जो परिपक्व बीजांड का काम करता है। देखिए अब इसमें क्या हो, यह बीजांड की संरचना है, यह बीजांड की संरचना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस लेसन। अगर आना होगा 2 नंबर क्वेश्चंस में से, या तो लॉन्ग में आएगा, फिगर बनाने का यही आएगा, ठीक है। इसको जरूर याद कीजिएगा फिगर के साथ। इसको क्या कहते हैं, ऐसा आप फिगर बनाइएगा। इसके अपर भाग को आप क्या कहिए, आप इसको चला जाया निभाग कहेंगे। इसमें देखिए 2, इसके सेंटर में आप देखिए 3 एंटीपोडल सेल, 1 2 3 एंटीपोडल सेल हैं, और उसके बाद एक अध्याय, ये दोहरी परत या अध्यावरण से घिरी हुई है, 1 और 2, इसको इंटेगुमेंट बोलेंगे, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट बोलेंगे। और बीच में आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और उसके बाद जस्ट नीचे किसका क्या है 3 सिनर्जिड,
3 सिनर्जिड सेल हैं, एग सेल है, और इसको क्या बोलेंगे, बीच वाले को आपको न्यूसेलस बोलेंगे, और इसको जो बीच वाली द्वार को इसको माइक्रोपाइल बोलेंगे। जहाँ से इसको अब जो है थोड़ा सा झुका हुआ है उसको बोलेंगे हीलम, या जिस पर है इसको क्या बोलते हैं, स्टाल्क बोलते हैं। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया क्या जाए, देखो इसमें बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है। बीजांड क्या है, एक छोटी सी संरचना होती है जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ी हुई रहती है। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट बीजांड का वह भाग जिसमें बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे हीलम कहते हैं। बीजांड का वह भाग जिसे बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, आपको ध्रुवीयम कहते हैं। तीसरा, इसमें 3 एंटीपोडल सेल, अभी जस्ट बताए हैं आपको, 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं ऊपर की ओर, और दो ध्रुवीय पोलर कोशिकाएं किसमें होती हैं, आपका पोलर न्यूक्लियाई हो गई, और नीचे क्या आता था 3 सिनर्जिड कोशिकाएं नीचे की ओर पाई जाती हैं। इस प्रकार अगर नोट देखा जाए तो केंद्रक हो गया है 8 और कोशिका हो गई 7। इसका जरूर से जरूर ये वाला फिगर सचित्र वर्णन करने के आएगा, जरूर से जरूर आएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। भ्रूणकोश का विकास, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या होगा, सक्रिय गुरु बीजाणु यानी मादा सक्रिय गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद को की प्रथम कोश क्या होती है, या भ्रूणकोश का डेवलपमेंट में आप देखेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु मादा कोश युग्मकोद्भिद की प्रथम कोश क्या होती है, सक्रिय गुरु बीजाणु अपना आकार बढ़ाकर बीजांडकाय का अधिकांश भाग क्या करती है या घेर लेती है। ये आपको बताए ही थे, अभी जस्ट इसका बताए थे कि इसमें कितने 4 सेल हुआ, 4 सेल आपको ये क्या करती है, स्वतः नष्ट हो जाती है। ये क्या करती है, स्वतः नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला सेल होता है उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में आप लोग जानते ही क्या होते हैं कि जितना उसका सेल रहेगा जस्ट उसका क्या होता है, डबल होता चला जाता है, एक से एक। देखो इसमें से क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, एक कोशिका से एक कोशिका, और दूसरी एक कोशिका से आपका 2 कोशिका, 2 कोशिका से आपका 4 कोशिका का डेवलपमेंट हुआ। अंत में क्या हुआ, आपका इंडोस्पर्म आपका जो है बीजांडकाय का या न्यूसेलस का निर्माण करा। न्यूसेलस का निर्माण करने के बाद किया क्या है, आपका 3 आपका एंटीपोडल सेल हो गया, जस्ट ऊपर इसके बताए थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई आपकी हो गई, और 3 आपका सिनर्जिड यानी सिनर्जिड से सहायक कोश क्या हो गई। ये आपका हो गया क्या, इंडोस्पर्म का भ्रूण कोश का विकास हो गया बच्चों। इसका आप फिगर जरूर बना लीजिए। फिगर भी कभी कभी पूछता है, सचित्र वर्णन 1 या 2 नंबर के आसपास, 1 या चाहे 2 नंबर में पूछा जाता है ये चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, मेगास्पोरेंजियम मदर सेल गुरु बीजाणु कोशिका के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों कभी कभी ये भी पूछा जाता है, गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं और इसकी कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, फिगर के रूप में भी बताया गया है इसको बारे में, ठीक है। आप गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा, गुरु बीजाणु की 4 ABCDE यानी 5 प्रवस्थाओं को मैंने फिगर के रूप में ड्रा किया है। इसमें दिखाया गया है क्या है, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। दूसरा क्या हो गया, इसका जो है एक सेल से कितना सेल बने, 2 सेल बने आपके, 2 सेल आपका क्या हो गया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल हो गया, ये आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस। इससे कितने बने, 3 बन गए, सेल वॉल और माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी MMC बन गए, 3 हुआ। और चौथा क्या हो गया, लीनियर टेट्राहेड्रल आप जो है मेगास्पोर ये आपका बना हुआ है। और डी क्या हुआ आपका, डेवलपमेंट ई हो गया डेवलपमेंट आपका, इसका नीचे वाले 1 2 3 ये आपका डीजनरेटेड आप मदर सेल हो गई। और उसके बाद बीच का वाला क्या हो गया, एक्टिवेट आप मदर सेल हो गया, ठीक है, एक्टिव आप मदर सेल हो गई। 5 आपके जो है प्रवस्थाओं को गुरु बीजाणु जनन का फिगर मैंने ड्रा किया है, इसको जरूर आप बना लीजिएगा। अब गुरु बीजाणु जनन कहते किसको हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। इसका फिगर बना लीजिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी करवा रहे हैं।
अब बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका अंतर डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है। लघु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है। नंबर 1 इसका जो है नंबर क्या है, नंबर 1 होगा, यह क्रिया पुंकेसर के परागकणों यह क्रिया पुंकेसर के परागकोशों में होती है। इसका क्या हो जाएगा, यह क्रिया स्त्रीकेसर के बीजांड के अंदर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें अनेक परागकण होते हैं और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका के अंड कोशिका में बनती है। तीसरा, इसमें लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं और इसमें क्या होगा, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश बनता है। चौथा एंड लास्ट पॉइंट, लघु बीजाणु में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं। लघु बीजाणु में कितने कोशिकाएं, 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें केवल एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में ही भाग लेती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा गया है, ठीक है। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बच्चों ये परागण जो है आपके वाइवा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है लॉन्ग क्वेश्चन से परागण से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। परागण है तो किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होगा, या स्वपरागण या पर परागण से आप क्या समझते हैं, या पर परागण होता है तो कितने प्रकार का होगा, जैसे कीटों के द्वारा, जलों के द्वारा, वायु के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, घोड़ा हाथी के द्वारा, इन सब का परागण जो है ज़रूर पूछा, चाहे वाइवा में पूछा जाए चाहे आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये क्वेश्चन ज़रूर इससे बनता है। तो परागण किसे कहते हैं तो उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। परागण होता क्या है, परागण क्या होता है, परागकणों का परागकोशों से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, यानी प्रकार। जैसे क्या होता है, मेल का क्या होगा और फीमेल का, मेल में आपका एंथर होगा, जान ही रहे हैं आपका, जैसे फिगर मैंने बनाया है, एक फिगर ये बना लो, नहीं तो दूसरा आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका एक फिगर ये होगा, आपका ऐसे एक फिगर बना लिया जाए, आपका ये एंथर, ठीक है। इसी में क्या है, ये आपका परागकोश है, परागकोश है, और इसी में क्या होगा, आपका पॉलन ग्रेन होगा, परागकण होगा, और ये आपका फीमेल का आप जो है गायनीशियम का आप जो है ये स्त्रीकेसर आपका हो गया, आपका गायनीशियम हो गया ये, ठीक है। ऐसे आप इसको समझा जाए। यहाँ पर आपका होता है वर्तिकाग्र, ये आपका हो गया स्टाइल या वर्तिका, और ये आपका क्या हो जाता था, अंडाशय हो जाता था ये चीज़। अब क्या कह रहा है, परागण क्या कहलाता है, परागण क्या होता है, परागकणों का, इसी परागकोश में क्या हो रहता है, हमारे छोटे छोटे दाने रहते हैं, जैसे परागण, ये परागकणों का, यही परागकण क्या करे जाए, परागकण का परागकोशों से निकलकर जब फटेगा, मेच्योर होगा, परागकोश जब मेच्योर होगा तो पूरी तरह से कवर्ड क्या हो, जब देखिए आप सीड, जब खेतों में देखिए कोई सीड होगा, बीज होता है, जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तो परागकोश क्या कहलाता है, वो फट जाता है। जब फट जाता है तो परागकोश में ही परागकण होगा या पॉलन ग्रेन होगा। तो यही परागकण जो है परागकोशों से निकल कर कहाँ पहुँच जाए, आपके वर्तिकाग्र, फीमेल के वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुँच जाए, जितने हैं कितने हो जाएंगे, स्टिग्मा पर पहुंच जाए। इसी की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत एग्जामिनर पूछते हैं कि परागण किसे कहते हैं, तो क्या कहना है, परागकोशों से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ये हुआ। ऐसे परागण किसमें निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या हो जाए, स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम स्वपरागण कहते हैं। इससे लाभ क्या होता है, स्वपरागण से लाभ क्या होगा, नंबर 1, या दूसरों पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना जब परागण करना होगा तो आपस में क्या कर लेंगे, निर्भर, दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या हो जाए, पौधों को शुद्ध वंश चलता रहता है। तीसरा क्या रहेंगे, रंग, सुगंध और मध उत्पन्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चौथा क्या हो जाएगा, अधिकांश परागकणों की आवश्यकता इसमें क्या चीज़ की नहीं होती है। तो क्या समझ में आया, परागकणों का परागण क्या होता है, परागकोशों से परागकण
निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यह परागण निम्न प्रकार से हो जाएगी, जैसे स्वपरागण। ये स्वपरागण में क्या होंगे? या तो वही पुष्प होगा, सेम पुष्प का, या उसी पुष्प के किसी, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर परागकणों का निकलकर, पराग कोषों से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम स्वपरागण कहते हैं। इसमें लाभ भी होगा। लाभ क्या होगा? इसको जब परागण करना होगा जरूरत पड़ेगी नहीं, किसी के माध्यम की जरूरत तो होगी नहीं, तो अपने पर ही स्वपराग इसमें जो है परागण कर लेते हैं, अपने पर ही परागण कर लेते हैं। इसमें क्या वंश क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा शुद्ध होगी, और दूसरी प्रकार से इसमें किसी चीज़ की आवश्यकता, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दूसरा लेक्चर्स करा रहे हैं। अब स्वपरागण की हानियाँ, सेल्फ पॉलिनेशन में हानियाँ। अभी तो लाभ बताया, उसके बाद हानियों के बारे में देखते हैं। पीढ़ी, इसमें क्या होगी? नंबर 1 हानियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियाँ क्या होती हैं? ट्रांसफ़र होती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बीज संख्या में कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा, ऐसी बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। चौथा है, नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। जैसे इसमें होता है ना शादी ब्याह, कि कभी कभी होते हैं ना ये पंडित जी वगैरह लोग, उसमें कहते क्या है बच्चा, इसमें होता क्या है कि सेम जातियों में, सेम कास्ट में जो है यदि शादी कर लिया जाता है तो उसकी न्यू वाली जनरेशन क्या कहती है? कमज़ोर होती जाती रहती हैं। इसीलिए जो है शादी जो है अपने गोत्र में ना करके दूसरे गोत्र में करते हैं, जिससे क्या होती है? नई जातियाँ क्या होती हैं? नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं, उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा, नया बीज और नई सोच के साथ वह जो है डेवलपमेंट होता है। उसी प्रकार से हमारे जो है प्लांट में भी होता है। क्या इसके जो जब स्वपरागण होगा, तो जब स्वपरागण होता है सेम पुष्प सेम जात से ही करवाएंगे, तो आने वाली जनरेशन जितने का क्या होंगी? कम, धीरे धीरे जो है कमज़ोर होती जाती है, उसका विकास भी कम हो जाता है, और उनका जो है डेवलपमेंट, विकास और सोचने समझने की प्रजातियाँ भी क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। उसी प्रकार इसमें हानियाँ कौन कौन सी होंगी? या पीढ़ी दर पीढ़ी, जब सेम वही रहेगा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी? बीमारियाँ का, जैसे शुगर हो जाता है ना, शुगर होता है, ये सब ब्लड प्रेशर, एक सब क्या होती हैं? जो जेनेटिक होती रहती हैं। तो इसमें शुगर क्या, अगर पेरेंट्स में है तो जो शुगर जो है उसके न्यूबॉर्न बेबी में भी होता जाता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां ट्रांसफ़र होती जाती हैं। बीज संख्या में कमज़ोर होता जाता है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। दूसरा क्या, नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। इसमें दूसरा परपरागण। अब आप स्वपरागण हो गया, इसमें क्या हो गया? परपरागण में क्या होगा? जब परागण समान जाति के दूसरे पौधे के माध्यम दूसरे पौधे के मध्य या दूसरी जात के पौधों के मध्य होता है, तो इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? परपरागण के लिए, स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और सेम पुष्प सेम प्लांट जो है सेम जो है जात के सेम उसी पौधे के पुष्प पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर क्या होती हैं? जो है परागण होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो इसमें जो स्वपरागण होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हवा चला अपने आप क्या हो जाता है? वही पुष्प के उसी ये तो सेम पुष्प पर गिर गई, या जो क्या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर गई, ये तो सिर्फ जो है परागण हो गए। परपरागण मतलब जो दूसरे के द्वारा परागण, परपरागण मतलब जो दूसरे के द्वारा। इसमें सबसे जरूरी क्या है? इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, या माध्यम। और उसके बाद परपरागण की विधियां क्या हो गया? एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए कुछ जैविक तथा अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। तथा जैविक साधनों में क्या कौन से है? कीट आ जाएगा, जैसे चिड़िया हो गई, जैसे मनुष्य हो गया है आपका। ये आपका किस में हो गया? आपका जैविक संसाधन में हो गया। और दूसरा अजैविक में क्या हो जाएगा? अजैविक में क्या हो जाएगा? वायु हो गई, जल हो गई, कीट हो जाएगी, सब वायु हो गया और जल हो गई। ये सब में क्या हो गया आपका? परपरागण की विधियों के द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके बाद इसका आप राइट डाउन करिए, तब तक इसकी विधियों के बारे में कीट परागण, जल परागण, वायु परागण, इसका डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब बच्चे इसमें वायु परागण देखते हैं। वायु परागण के बारे में डिस्कस करते हैं। वायु परागण होता क्या है? इसमें क्या होगा बच्चों? जैसे कि पुष्प है,
हवा जब चलती रहती है पुष्प के परागकोशों से जो है, जो मेच्योर होगा परागकोशों से परागकण निकल कर क्या करता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पराग वायु के द्वारा इसमें होता है। ठीक है, यह क्या होता है देखो, इसमें पुष्प में वायु की सहायता से होने वाले परागण क्या कहलाते हैं, वायु परागण कहलाता है, तथा इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प भी कहते हैं। जैसे गेहूं में होगा, जौ में होगा, गेहूं, जौ, मक्का आदि में। उसके बाद जंतु परागण, पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाले परागण को क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। जिसमें क्या हो जाए, कीट होगा, पक्षी होगा, चमगादड़, मनुष्य, हाथी आदि की सहायता से यह करते हैं। नेक्स्ट, कीट परागण में क्या होगा, अधिकांश पुष्पों में पर परागण कीटों की ही सहायता से होता रहता है। इसमें एग्जाम्पल क्या आया है, ये पूछा गया, बहुविकल्प में पूछा गया, 80% लगभग क्या होगा, 80% जो है पर परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। कीटों परागण की विशेषताएं क्या होती हैं, नंबर 1, पुष्प प्रायः आकार में बड़े होते हैं। नंबर 2, मकरंद, सुगंध एवं चमकीले रंग के कारण यह कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। देखिए आप उसमें फ्लावरिंग में देखिए आप, कोरोला में क्या कहते हैं, रंग बिरंग रहते हैं वो सब, तो तभी तो जब सुगंध होगा, मकरंद होगा, गंध होता, तभी तो जो है कीट भौरे वौरे आकर उसी पर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, पर परागण करा ले जाते हैं, आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है, परागण संख्या में कम तथा चिपचिपे या कटीले होते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद लिखिए आप इसको। अब बच्चे पक्षी परागण, चिड़िए उड़ियों को परागण कैसे होता है, पक्षी परागण क्या होता है। पक्षी परागण जाइए, पक्षी हमेशा उड़ते जलते रहते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प या एक पेड़ से दूसरे पेड़, ऐसे दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे उड़ते रहते हैं। इससे जो क्या होता है, पर परागण हो जाता है। इसमें देखेंगे पक्षी पुष्पों का रंग एवं आकार देखकर क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं और वहाँ से मकरंद भी चूसते हैं। इस क्रिया में पक्षी एक पुष्प से दूसरे पुष्पों पर भ्रमण करते रहते हैं, इसकी सहायता से परपरागण होता है, जैसे बिग्नोनिया में। दूसरा क्या हो गया, चमगादड़ द्वारा परागण, कचनार, कदम आदि पौधों में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट आपका जल परागण, पुष्पों जल की सहायता से होने वाला परागण की क्रिया क्या कहलाती है, हमारा जल परागण कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रिला हो गया और नयास हो गया। जल परागित पुष्प की विशेषता क्या होती है, छोटे पुष्प क्या होते हैं, छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। और पर परागण के लाभ क्या होगा बच्चा, नई जाति उत्पन्न होगी। नंबर 1 क्या होगा, नई जाति उत्पन्न होगी। नंबर 2 अच्छी नस्ल बीज बड़े जल्दी पकने वाले होंगे। तीसरा क्या होगा, हाइब्रिड प्रजाति की बनती है, इससे उत्पादन की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। चौथा क्या होगा, बदले हुए वातावरण में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। इसमें क्या होगा, इसमें हाइब्रिड में क्या होते हैं बच्चों, हाइब्रिड में मैक्सिमम जो है पैदावार होती रहती है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं आपकी। नेक्स्ट बच्चों निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, निषेचन के बारे में डिस्कस करते हैं। निषेचन क्या कहते हैं, इस घटना को सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने सन 1884 में बताया था। क्या बताया था इन्होंने, क्या बताया था स्ट्रासबर्गर ने 1884 में क्या बताया था, जब नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को ही क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं बच्चों, इसकी खोज SG नवासिन ने किया था। कौन खोज किया, इसका डिस्कवर किया था, SG नवासिन ने इसकी खोज किया था। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, फ्रिटिलेरिया तथा इसमें जो फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पौधों में द्विनिषेचन को खोजा था। यह वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण से 2 नर युग्मक स्त्री जनन अंग में प्रवेश करते हैं, जिसमें से एक युग्मक
अंडाणु से मिलकर युग्मनज बनाता है तथा दूसरा ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, हमारा द्विनिषेचन प्रक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका अनिषेक जनन। यह क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। द्विनिषेचन, अनिषेक जनन, अनिषेक फलन में से एक आएगा जरूर आपका। अनिषेक फलन क्या कहता है, बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण में बीज का विकास होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे आलू हो गया और धतूरा, आलू के प्लांट में और धतूरा के प्लांट में। और दूसरा नेक्स्ट क्या है, अनिषेक फलन। जब पौधों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है, हमारा अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे किसमें होगा, अंगूर में, केला में, अनानास में और पपीता में। इसमें क्या होगा, अनिषेक फलन में जब पौधों में परागण एवं निषेचन के बिना, परागण एवं फर्टिलाइजेशन मतलब न परागण हो न उसमें निषेचन, निषेचन मतलब क्या होगा, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन भी ना हो और सीधा क्या हो जाए, फल का निर्माण हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया। या बच्चों इसमें तीनों इंपॉर्टेंट आप लगाइए इसको, ये आपका अनिषेक फलन और अनिषेक जनन इंपॉर्टेंट लगाइए। डबल फर्टिलाइजेशन, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन पर आप इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं। टॉपिक्स में, तीनों टॉपिक्स में जरूर से जरूर आपका ये आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में बच्चों। इसको राइट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं आपकी।